देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी जो आज टेस्ट है हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब इसका जो टॉपिक है वो है पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में। अब देखिए जो है, ये जो धारा हमारी जो है धारा 5 से धारा 53 के तक संबंधित है, यानी यहां तक हम जो है आपका जो है आज फर्स्ट टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न देखिए आप जो है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 से 37 निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? ए, केवल जंगम संपत्ति के अंतरण पर, बी, केवल अस्थावर संपत्ति के अंतरण पर, सी, जंगम या अस्थावर संपत्ति के अंतरण पर, डी, विनिर्दिष्ट अंतरण न कि अंतरण के सामान्य सिद्धांत। देखिए आंसर बनेगा इसका, यानी कि सी बन जाता है, जंगम या अस्थावर संपत्ति के अंतरण पर, यानी सी आंसर बन जाता है। अब देखिए जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अध्याय 2 खंड के धारा 5 से 37 तक के उपबंध जो है जंगम या स्थावर संपत्ति के अंतरण पर लागू होती है। देखिए इस प्रकार आंसर बन जाता है इसका सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकेगी? ए, केवल सुखाधिकार, बी, भावी भरण पोषण का अधिकार, सी, अंचल संपत्ति, डी, केवल वाद लाने का अधिकार। देखिए आंसर बनेगा इसमें सी, अंचल संपत्ति। अब देखिए अगर हम बात करते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 के अनुसार केवल सुखाचार, भावी भरण पोषण के अधिकार एवं केवल वाद लाने के अधिकार अंतरित नहीं किए जा सकते, जबकि अंचल संपत्ति के अंतरण किया जा सकता है। अतः इस प्रकार देखिए इसका आंसर बन जाता है सी। नेक्स्ट, किसी लिखित के संबंध में अनुप्रमाणित से क्या अभिप्राय है या क्या अभिप्रेत है? देखिए से अब इसमें देखिए आंसर बनेगा इसमें ए, एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित, बी, 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित, 3 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित, 4 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित। देखिए आंसर बन जाता है इसका बी, 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित, यानी आंसर बन जाता है इसका, यह बन जाता है आपका बी आंसर बन जाता है इसका जो है, तो इसका बी आंसर बन गया, आपका बी आंसर हो जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 में जो है यह परिभाषित किया गया है, अनुप्रमाणित को परिभाषित किया गया है। अब संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अनुप्रमाणित जो है या अनुप्रमाणित से ऐसे 2 साक्षी या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्राणित अभिप्रेत है या अभिप्राय है और सर्वदा अभिप्रेत रहा होना समझा जाएगा, यानी 2 या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित। आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतरणीय नहीं है? ए, निहित हित, बी, समाश्रित हित, सी, उत्तराधिकारी संभावना पर आधारित, डी, पट्टाधिकारी का हित। आंसर बनेगा सी, यानी कि उत्तराधिकारी की संभावना पर आधारित हित। आंसर बन जाता है सी। अब देखिए संपत्ति अंतरण अधिनियम की जो धारा 6 के अनुसार उत्तराधिकारी की संभावना पर आधारित हित मात्र अंतरित नहीं किया जा सकता है, तो इस प्रकार आंसर बन गया सी। नेक्स्ट, संपत्ति के वैध अंतरण हेतु निम्नांकित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? ए, सक्षम अंतरणकर्ता, बी, अंतरणीय संपत्ति, सी, अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतरिति के सक्षम होने की आवश्यक नहीं है, अंतरण का प्रयोजन विधि मान्य होना चाहिए। तो आंसर बना इसका सी, यानी अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतरिति का सक्षम होना आवश्यक नहीं है। आंसर बन गया सी। अब देखिए इसमें बताना था कौन सा तत्व सही नहीं है। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए हम संपत्ति अंतरण अधिनियम की जो धारा 7 के अनुसार वैध अंतरण के लिए सक्षम अंतरणकर्ता
अंतरणीय संपत्ति व अंतरण का प्रयोजन विधि मान्य होना आवश्यक तत्व है, किंतु अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतरिति का सक्षम होना आवश्यक नहीं है। तो आंसर बना इसका देखिए सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन बताना है। ए, अंतरण पर पूर्ण अवरोध लगाया जा सकता है, वहां अंतरण वैध एवं शर्त शून्य होगी। बी, संपत्ति के उपयोग या उपभोग को अवरुद्ध करने वाली शर्त शून्य एवं अंतरण मान्य होता है। सी, यदि अंतरणकर्ता संलग्न भूमि के लाभकारी उपभोग के लिए शर्त लगाता है तो अंतरण एवं शर्त दोनों मान्य होगी। डी, अंतरण पर आंशिक अवरोध एवं पूर्ण अवरोध दोनों शून्य होता है। ये आंसर डी बन जाता है। ये कथन असत्य है। अब देखिए, इसमें देखिए आप जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम की जो धारा 10 के अनुसार या आगे अंतर्गत अंतरण पर लगाया गया पूर्ण अवरोध शून्य होता है। देखिए यह है, यानी धारा 10 के अनुसार यह है, अंतरण पर लगाया गया पूर्ण अवरोध शून्य होता है, जबकि आंशिक अवरोध शून्य नहीं होता है। अतः विकल्प जो है इसमें जो है डी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाश्वत के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता है। ए, संपत्ति जनहित के लिए अंतरित की जाती है, संपत्ति में पीढ़ी दर पीढ़ी हित सर्जित किया गया हो, संपत्ति के अंतरण ऐसे अंतरण अंतरित की आवश्यकता के परे प्रभावित किया गया हो जो अंतरण की तिथि को अस्तित्व में नहीं है, अंतरण द्वारा समाश्रित हित सर्जित है। देखिए आंसर बनेगा इसमें, देखिए आपका वो बन जाता है इसका ए आंसर, यानी संपत्ति जनहित के लिए अंतरित की जाती है, तो इसका आंसर ये रॉन्ग हो गया। तो आंसर बना इसका ए। अब देखिए, अगर हम शाश्वत के विरुद्ध नियम के कुछ अपवाद हैं जिनमें शाश्वत के विरुद्ध नियम का सिद्धांत लागू नहीं है। कुछ अपवाद देखे जो है, एक लोक लाभ के लिए अंतरण, व्यक्ति करार, भूमि के साथ साथ चलने वाले पर संविदाएं, भार एवं बंधक। तो इस प्रकार जो आंसर आपका जो है हमारा ए सही है, मतलब लागू नहीं है। अब देखिए, जनहित के लिए अंतरित की गई संपत्ति में शाश्वत के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता है, तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, संपत्ति के आय में संचयन का निर्देश मान्य है। अंतरण के जीवन चक्र तक, अंतरण के दिनांक के समय से 18 वर्ष, उपयुक्त ए और बी दोनों सीमाओं के जो भी अधिक हो, उपयुक्त सभी। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा सी, यानी कि ए और बी दोनों सीमाओं से अधिक हो, तो आंसर बन जाता है सी। अब देखिए इसमें संपत्ति अंतरण अधिनियम की जो धारा 17 में संचयन के लिए निदेश के अधिकतम अवधि का उपबंध किया गया है। इसके अनुसार संचयन का निर्देश अंतरक के जीवन से या फिर अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की अवधि तक तथा इसमें जो भी अवधि दीर्घतर हो संचित की जाएगी, इससे अधिक नहीं है। तो आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट, अजन्मा व्यक्ति अंतरण पर निहित हित कब अर्जित करता है? ए, जन्म लेते ही, वयस्क होने के पश्चात, सी 21 वर्ष होने पर, डी महिला है तो शादी के पश्चात। देखिए आंसर बन गया इसका ए, जन्म से, यानी आंसर ए हो जाता है। अब देखिए हमारी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 20 के अनुसार जहां की संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में कोई हित ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए सृष्ट किया जाता है, यानी कि उस समय अज्ञात है और वह जब तक कि अंतरण के निर्बंधों से कोई प्रतिकूल आशय प्रतीत न होता हो तो वह अपना जन्म होने के निहित हित अर्जित कर लेता है। यानी कि देखिए यद्यपि जो है उसे यह हक न हो कि वह अपने जन्म से ही उसका उपभोग करने लगे। देखिए आंसर बन गया इसका ए। नेक्स्ट, समाश्रित हित का संबंध में सत्य कथन है। यह अंतरणीय है परंतु उत्तराधिकारी योग्य नहीं है। उत्तराधिकारी व वैध प्रतिनिधि समाश्रित हित में कोई हित नहीं आ पाते। शर्त पूरी होने के पूर्व अंतरित की मृत्यु हो जाए तो समाश्रित हित विफल हो जाएगा। डी उपरोक्त सभी।
देखिए इसमें आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा डी, उपरोक्त सभी। देखिए इसमें जो है समाश्रित अंतरण अधिनियम की धारा 21 में समाश्रित हितों के बारे में उपबंध किया गया है। इनके अनुसार जहां संपत्ति अंतरण से उस व्यक्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर ही या फिर किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित न होने पर ही प्रभावी होने के लिए सृष्ट किया गया हो, वहां ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा उस संपत्ति में समाश्रित हित अर्जित करता है। यानी समाश्रित हित तत्काल अधिकार प्रदान नहीं करता है। देखिए आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, ए अपनी भतीजी को 5,000 रुपए इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह अपने पति का अभित्याग कर दे, यह अंतरण है। ए शून्य करनी, शून्य, वैध या परिवर्तनीय। देखिए आंसर बनेगा इसका बी, शून्य। अब देखिए मतलब जो है अगर हम बात करते हैं इसकी जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 25 के अनुसार संपत्ति अंतरण से सृष्ट या किसी शर्त पर निर्भरहित निष्फल हो जाता है यदि उस शर्त की पूर्ति असंभव हो या फिर विधि द्वारा निषिद्ध हो। देखिए आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, 5,000 रुपए व्यय को इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह स, द और ई की संपत्ति से यानी कि सहमति से विवाह करेगा। ई की मृत्यु हो जाती है, स और द इस सम्मति से व्यय विवाह करता है। देखिए इसमें आंसर जो बनेगा आपका देखिए वो बन जाता है बै ने शर्त पूरी की है, बै ने शर्त पूरी नहीं की है, शर्त शून्य होगी, शर्त अवैध है। आंसर बनेगा ए, बै ने शर्त पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत चुनाव के सिद्धांत का आधार है कि एक व्यक्ति जो लिखित का लाभ ले रहा है उसे भार वहन अवश्य करना चाहिए, भार वहन नहीं करना चाहिए, भार चुनाव का विषय नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका जो है वो बनेगा देखिए भार वहन आवश्यक है। आंसर बन जाता है ए। अब देखिए जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम की जो धारा है 35 के अनुसार या 35 में वर्णित चयन के सिद्धांत का आधार यह है कि एक व्यक्ति जो एक विलेख पत्र द्वारा लाभ प्राप्त कर रहा है उसे विलेख से उत्पन्न भार को भी वहन करना होगा। तो आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, रामकुंडू बनाम मैकवीन 1872 के बाद का संबंध है लंबितवाद से, दृश्यमान स्वामित्व से, भागिक फलन से, बंधक से। देखिए आंसर बन जाएगा इसका बी, दृश्यमान स्वामी से। तो आंसर बन जाता है इसका बी। अब देखिए मतलब जो है रामकुमार कुंडू बनाम मैकविल ने प्रीवी काउंसिल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के संबंध में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 से है। 41 में वर्णित उपबंध को फैलाव का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट भी कहा जाता है। तो इसमें आंसर बना आपका बी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने अच्छा स्वामित्व अंतरित नहीं कर सकता है। इस कथन के सूत्र अपवाद संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किन धाराओं में समाहित किया गया है? ए धारा 41 से 42, बी धारा 43-44, सी 41 और 44, डी 41 और 43। आंसर बन जाता है डी। देखिए इसका डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका वह सिद्धांत जिसके अनुसार अंतरणकर्ता को पश्चातवर्ती अधिगृहित संपत्ति को ऐसे अंतरित को प्रदत्त करना आवश्यक है जिसने उसके मिथ्य व्यपदेशन का पर कार्य किया है तथा जो उसे प्राप्त करना हो सके उसके लिए धन भुगतान कर स्वयं को हानि पहुंचाई है कहलाता है। ए अन्यायोचित समृद्ध के विरुद्ध नियम, परिलिखित सहमति, विबंधन द्वारा अनुदान का परिपोषण, सार्थ अनुपालन का सिद्धांत। देखिए आंसर बनेगा इसमें सी, विबंध द्वारा ही अनुदत परिपोषण। आंसर बनेगा इसका सी। देखिए इसमें जो है इसका जो संबंध है देखिए वो अंतरण की धारा 43 विबंध द्वारा परिपोषण यानी कि फीडिंग दी ग्रांट बाय एस्टोपल के सिद्धांत से संबंधित है जिसके अंतर्गत मतलब जो है अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संपत्ति अंतरित की जाती है
जो संपत्ति में बाद में हित अर्जित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर बनेगा देखिए सी। नेक्स्ट, लंबित वाद का सिद्धांत आधारित है ए लोक नीति के सिद्धांत पर, न्यायिक नीति के सिद्धांत पर, वितरणीय न्याय सिद्धांत पर, न्याय संदेह व्यवस्था में विलंब से बचने के सिद्धांत पर। देखिए इसमें आंसर बन जाता है इसका ए आंसर, लोक नीति के सिद्धांत पर आंसर बन जाता है ए। अब देखिए संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 में उपबंधित लंबित वाद का सिद्धांत लोक नीति पर आधारित है, तो आंसर बन गया ए। नेक्स्ट, अंश पालन का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है? ए धारा 130, धारा 10, धारा 6 और धारा 53 ए। आंसर बनेगा डी धारा 53 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण की धारा 53 ए का आवश्यक तत्व नहीं है। ए अंतरण की संविदा, प्रतिफल, अंतरिति अपने भाग का अस्थिर पालन कर चुका है, चल संपत्ति। आंसर बनेगा डी, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागी फलनकर्ता को अपने कब्जे में सुरक्षा का हक प्राप्त है। ए गलत है, बी पूर्ण प्रतिफल प्रदान करने पर हक प्राप्त होगा, सही है, डी कब्जा सौंपना आवश्यक नहीं है। देखिए इसका आंसर बनेगा आपका, देखिए ये बन जाता है सी, यानी सही है। भागी फलनकर्ता को अपने कब्जे की सुरक्षा का हक प्राप्त है, ये सही है, तो आंसर बन जाता है सी। अब देखिए इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, कपटपूर्ण अंतरण परिभाषित है। ए धारा 19, धारा 21, धारा 53, धारा 35। आंसर बनेगा सी धारा 53 यानी सी। देखिए जो है अगर हम बात करते हैं मतलब जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम की 53 में कपटपूर्ण अंतरण को परिभाषित किया गया है। धारा 19 में निहित हित, धारा 21 में समाश्रित हित और धारा 35 में निर्वाचन के सिद्धांत से संबंधित है। इस प्रकार आंसर बन गया इसका सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन के सिद्धांत का आवश्यक तत्व है? संपत्ति का अनधिकृत अंतरण, लाभदान, एक समव्यवहार, डी उपरोक्त सभी। देखिए ऐसा बनेगा उपरोक्त सभी, आंसर बन जाता है डी। नेक्स्ट, निहित हित के संबंध में असत्य कथन के चयन कीजिए। निहित हित अधिकारों व अंतरण होता है। निहित हित अंतरणीय, समानुदेशीय या दाय योग्य होता है। निहित हित किसी भी पश्चातवर्ती शर्तों के पूर्ण न होने पर इसका समर्पण होना सकता है। निहित हित किसी भी पूर्व शर्त के पूर्ण न होने पर संप्रहण हो सकता है। देखिए आंसर बनेगा इसका यानी कि डी आंसर, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपत्ति वैन करने के अवरुद्ध करने वाली शर्त दी गई है। देखिए मतलब जो है यानी इसका आंसर देखिए आप जो है यानी कि जो है संपत्ति के वैनित यानी करने के विरुद्ध करने वाले शर्त दी गई है। ये धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12। आंसर बनेगा इसका बी यानी धारा 10, ये बी आंसर बन जाता है। देखिए मैंने ये टीपीए आपके साथ डिस्कस किया है। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए मैंने आज का टेस्ट भी रखा था, इसमें जो है इसमें देख लीजिए कितने मार्क्स आपके आए हैं। उसके बाद देखिए अब आपको हम नेक्स्ट क्लास में नए टेस्ट के साथ फिर मिलेंगे।